नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। दोस्तों, आज की घटना की शुरुआत राजस्थान के जिले अलवर से होती है और वहीं पर एक कठुमर नाम का गांव पड़ता है और उसी गांव में रहने वाली रचना जिसने 12वीं कक्षा की पास कर ली थी और 12वीं कक्षा पास करने के बाद वो अपने घर पर रह करके घर का कामकाज किया करती थी, क्योंकि घर में गरीबी होती है और गरीबी के कारण वो अपनी आगे की पढ़ाई लिखाई नहीं कर पाती है। और जिसकी वजह से जो रचना थी वो अब अपने घर के ही अंदर रह करके सिलाई कढ़ाई का काम किया करती थी। अब रचना के परिवार में इसकी एक दादी होती है जिसका नाम कांता होता है। दोस्तों, कांता जो कि मेहनत मजदूरी का काम किया करती थी। कांता की मेहनत मजदूरी के बलबूते पर ही रचना के परिवार का गुजारा चला करता था, क्योंकि दोस्तों रचना के माता पिता की 10 साल पहले मौत हो जाती है और जिसकी वजह से रचना जो थी वो बिल्कुल अकेली पड़ चुकी थी। लेकिन माता पिता के गुजर जाने के बाद रचना का पालन पोषण इसकी दादी कांता और इसके दादा रमेश ने ही किया था। अब रमेश और जो कांता थे वो दोनों पाल पोस करके इस लड़की रचना को बड़ा कर चुके थे। रचना जो थी वो भी अपने दादा रमेश से काफी ज्यादा प्यार करती थी। दादा रमेश भी अपनी पोती पर जान छिड़का करता था। अब दोस्तों, लेकिन समय का पहिया ऐसा घूम जाता है कि फिर 1 साल पहले रचना के दादा जो होते हैं उनकी भी मौत हो जाती है और जैसे ही दादा रमेश की मौत हो जाती है तो फिर इस गम से पोती जो रचना थी वो काफी ज्यादा टूट गई थी। रचना अब अपने मन में सोचने लग जाती है कि उसकी दादी कांता जो है वो दिन रात मेहनत मजदूरी करती है और तब जाकर के उसके घर का चूल्हा जलता है, क्योंकि घर में काफी ज्यादा गरीबी होती है। रचना जो है वो अब अपने मन में सोचने लग जाती है कि अब वो अपनी दादी कांता को मेहनत मजदूरी करने के लिए नहीं जाने देगी, वो खुद ही मेहनत मजदूरी का काम संभालेगी। और इस तरह से अब रचना जो है वो एक दिन अपनी दादी से कहने लगती है कि दादी, आज से तुम्हें काम काज करने की कोई जरूरत नहीं है और ये सारी जो मेहनत मजदूरी का काम है वो मैं खुद से ही संभाल लूंगी। और इस तरह से अब जो रचना थी दोस्तों वो मेहनत मजदूरी का भी काम करना शुरू कर देती है। जैसे ही रचना मेहनत मजदूरी करने लग जाती है तो फिर इसकी दादी जो थी वो काफी ज्यादा खुश हो गई थी। लेकिन कहीं ना कहीं कांता जो थी वो अपनी पोती को लेकर के हमेशा चिंतित रहती थी। कांता सोचने लग जाती है कि जो उसकी पोती है वो जवान हो चुकी है। अब 1-2 साल का वक्त गुजर जाने के बाद उसको उसकी शादी भी करनी है, लेकिन शादी के लिए पैसा आएगा कहाँ से। कांता जो थी वो अक्सर ही अपनी पोती की चिंता किया करती थी, काफी ज्यादा परवाह किया करती थी। लेकिन दूसरी तरफ दोस्तों जो रचना होती है वो अब दिन रात मेहनत मजदूरी का काम करने लग जाती है। आखिरकार एक ऐसी तारीख भी आ जाती है जिसमें 1 फरवरी 2026 का दिन आ जाता है। रात के करीब 8 बजे के आसपास का वक्त होता है और जो रचना होती है वो अपने पूरे परिवार के लिए यानी कि अपनी दादी के लिए खाना तैयार करती है और फिर दादी और पोती दोनों बैठ करके खाना खाते हैं। और फिर खाना खाने के बाद दादी कांता जो होती है वो अपनी पोती रचना के लिए दूध गर्म कर देती है और फिर दादी और पोती जो है वो दोनों दूध पीते हैं और दूध पीने के बाद दादी और पोती जाकर के कमरे में गहरी नींद में सो जाते हैं। अब जैसे ही दोनों सो रहे होते हैं तो फिर उसी समय जो रचना होती है दोस्तों वो सपने के अंदर काफी ज्यादा देखने में डर जाती है। सपने में ना जाने वो क्या क्या कहना शुरू कर देती है, क्या क्या बोलना शुरू कर देती है। और जो रचना होती है जब वो सपना देख रही होती है तो उस सपने में उसका दादा रमेश उसके पास आकर के बैठ जाता है और वो उससे बातचीत कर रहा होता है। लेकिन दोस्तों जैसे ही रमेश अपनी पोती रचना से बातचीत कर रहा होता है तो फिर उसी समय सपने में डर के कारण सपना की चीख निकल जाती है। अब जैसे ही रचना की चीख निकलती है तो इसकी दादी कांता की आंख खुल जाती है और फिर दादी उससे पूछने लगती है कि रचना बेटा क्या हुआ, बात क्या हो गई। तो रचना जो है वो अपनी दादी से बताती है कि दादी, मेरे सपने में हर रोज मेरे दादाजी आते हैं और सपने में आने के बाद वो मेरे साथ तरह तरह की हरकतें करते हैं। कभी कभी मुझे गलत तरीके से छूते हैं और मुझे कभी कभी वो मेरे साथ गंदा काम करने की कोशिश करते हैं। और फिर इसके बाद जो रचना होती है वो अपनी दादी कांता से कहने लगती है कि मेरा दादा जो है वो भूत बन करके मेरे कमरे में आता है और मेरे कमरे में आने के बाद वो सारी हरकतें मेरे साथ करता है। इसके बाद कांता अपनी पोती रचना को समझाते हुए कहने लगती है कि बेटी, कोई भी भूत वूत होता ही नहीं है, ये तो सिर्फ मन का वहम होता है और हमारे कमरे में किसी की भी हिम्मत नहीं है कि वो हमारे कमरे में प्रवेश कर सके, ये सिर्फ तुम्हारे मन का भ्रम है। और फिर इस तरह से जैसे तैसे करके दादी जो है वो अब अपनी पोती रचना को काफी देर तक समझाती है। कहीं ना कहीं रचना के मन में फिर भी डर बैठा रह जाता है और फिर इस तरह से दादी और पोती जो है वो काफी देर तक बातचीत करते हैं और फिर दोनों जाकर के सो जाते हैं और इस तरह से ये बात आई गई हो जाती है। अब जैसे ही अगला दिन होता है तो फिर सुबह के करीब 8 बजे के आसपास का वक्त होता है। रचना जो है वो मेहनत मजदूरी करने के लिए जमींदारों के खेत में चली जाती है। कांता जो थी वो अपने घर पर बिल्कुल अकेली रह जाती है। लेकिन 1 घंटे का वक्त गुजर जाने के बाद कांता के घर पर उसका पोता जो उज्जवल होता है वो आ जाता है। उज्जवल जो कि रचना का चचेरा भाई होता है और जैसे ही कांता अपने इस पोते उज्जवल को देखती है तो बहुत ज्यादा खुश हो जाती है। तभी उज्जवल कहने लगता है कि दादी, मैं कुछ दिनों के लिए यहीं पर तुम्हारे पास रुकूंगा
और रचना बहन के पास मैं मिलजुल करके थोड़े दिनों के लिए मजदूरी भी कर लूंगा। और इस तरह से ये सुनकर के कांता बहुत खुश हो गई थी। कांता इसके बाद अपने पोते के लिए खाना तैयार करती है और फिर पोता उज्जवल जो होता है वो खाना खाता है। पूरा दिन गुजर जाता है, आखिरकार शाम हो जाती है और शाम के समय रचना भी मेहनत मजदूरी करके अपने घर पर लौट आती है। रचना देखती है कि आज उसका चचेरा भाई उज्जवल जो है वो आज अपनी दादी के पास बैठा हुआ था और अपने भाई उज्जवल को देख करके रचना बहुत खुश हो गई थी। रचना कहने लगती है कि उज्जवल, तुम तो बहुत दिनों के बाद हमारे घर पर आए हो। तो उज्जवल कहने लग रहा है कि अब तो मैं यहीं तुम्हारे साथ कुछ दिनों तक रुकूंगा भी। और इस तरह से ये सुनकर रचना भी खुश हो गई थी। लेकिन उसी समय जो रचना थी वो अपने भाई उज्जवल से कहने लगती है कि उज्जवल, पास में ही एक दूध की डेयरी है, वहां से थोड़ा सा दूध लेकर के आ जाओ, मैं हर रोज वहीं से दूध जाकर के खरीद कर लाती हूँ। और इस तरह से उज्जवल जो है वो बर्तन लेकर के उस दूध की डेयरी पर पहुंच जाता है और फिर इसके बाद उज्जवल जो है वो दूध खरीदता है और दूध खरीदने के बाद वो वापस से घर पर लौट आता है। रचना जो है वो तब तक शाम का खाना भी बना चुकी होती है और इस तरीके से रात के तकरीबन 7:30-8 बजे के आसपास परिवार के पूरे सदस्य जो थे वो मिलकर के खाना खाते हैं। और फिर जैसे ही खाना खा लिया जाता है तो फिर इसके बाद कांता जो है वो दूध गर्म करती है और दूध गर्म करने के बाद वो अपने पोते उज्जवल को भी एक गिलास दूध पिलाती है और फिर अपनी पोती रचना को भी एक गिलास दूध का पिला देती है। और इस तरह से अब कांता जो थी वो अब अपनी पोती रचना को लेकर के दूसरे कमरे में जाकर के सो जाती है, जबकि दूसरे कमरे में उज्जवल भी जो है वो गहरी नींद में सो जाता है। रात के तकरीबन 10:30-11 बजे के आसपास का वक्त होता है। उसी समय एक भूत जो है वो इनके घर में प्रवेश कर जाता है और वो भूत जो था वो इस कमरे का दरवाजा खुद ही खोल लेता है और फिर इसके बाद वो रचना के पास चला जाता है। काफी देर तक वो रचना के पास बैठता है और फिर इसके बाद उस भूत का गंदा और घिनौना खेल शुरू हो जाता है। वो रचना के शरीर से एक एक कपड़े को हटा चुका होता है और फिर इस गहन अंधेरी रात में वो भूत जो था वो रचना के साथ गलत काम करना शुरू कर देता है। ये भूत तब तक गलत काम को रचना के साथ करता है जब तक कि उस भूत का मन नहीं भर जाता है। लेकिन रचना को दोस्तों यहाँ कुछ भी पता नहीं चलता है, जबकि पास में ही उसकी दादी कांता भी गहरी नींद में सोई हुई थी। और इस तरह से ये जो भूत था वो इस गलत काम को तब तक अंजाम देता चला जाता है जब तक कि उसका मन खुश नहीं हो जाता है। और जैसे ही इस भूत का ये सारा खेल खत्म हो जाता है, ये सारा काम जो है वो बिल्कुल अच्छे तरीके से जब वो खत्म कर लेता है तो फिर ये भूत उस कमरे से बाहर निकलता है, फिर से दरवाजा बंद करके वापस वो चला जाता है। और फिर जैसे ही सुबह के करीब 5 बजे के आसपास का वक्त होता है तो फिर उसी समय इस लड़की रचना की आंख खुलती है। रचना जो है वो ये देखती है कि उसके शरीर पर उस वक्त कोई भी कपड़ा नहीं था, उसके सारे कपड़े जो थे वो अलग से एक जगह पर पड़े हुए थे। और रचना जब अपनी हालत को देखती है तो फिर उसके पैरों के नीचे से जमीन खिसक जाती है। रचना जो है वो अपने मन में सोचने लग जाती है कि रात के समय में उसके साथ कुछ गलत काम हुआ है और ये गलत काम उसके साथ कौन कर सकता है। इस तरह से रचना जो है वो जल्दी जल्दी में अब उन कपड़ों को पहनती है और कपड़ों को पहनने के बाद वो चिंता में पड़ जाती है कि उसके साथ रात के समय ये गलत काम कौन कर सकता है। लेकिन लड़की रचना जो थी उसे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। रचना जो थे उसी समय अपनी दादी कांता को आवाज लगाती है। कांता भी काफी ज्यादा गहरी नींद में सोई हुई थी। काफी देर तक रचना जो है वो अपनी दादी को जगाती रहती है और जैसे ही दादी की आंखें खुल जाती है तो फिर दादी ये देखती है कि उसकी जो पोती होती है रचना वो काफी ज्यादा डरी हुई थी। और फिर इसके बाद रचना अपनी दादी से कहने लगती है कि दादी, मेरे साथ रात के समय कुछ गलत काम हुआ है, कोई मेरे कमरे में आया था और मेरे साथ वो गलत काम करके गया है। उसी समय दादी जो थी वो रचना से कहने लग जाती है कि रचना, तुम जो है वो आजकल के भूत प्रेत में बहुत ज्यादा विश्वास रखने लगी हो और तुम जो है वो कई दिनों से इस बात को भी कह रही थी कि तेरे दादाजी तेरे सपने में आते हैं और तेरे दादा जो है वो तेरे सपने में आकर के तेरे साथ गलत काम करते हैं। लेकिन वहां पर तभी रचना कहने लगती है कि मेरे सपने में भूत जरूर आते हैं, लेकिन भूत जो है वो इस तरीके का काम नहीं कर सकते हैं। जरूर ही हमारे कमरे में कोई आया था और मेरे साथ वो गलत काम करके चला गया है। वहां पर दादी जो थी वो अपनी पोती की इन सारी बातों को सुन करके हंसना शुरू कर देती है। कहती है कि तुम जो है वो सपने में अनाप शनाप चीजें देखती हो और ये सारा काम जो था तेरे साथ सपने में हुआ है, ना कि हकीकत में हुआ है। और इस तरह से रचना जो थी वो वहां पर बेबस और लाचार हो जाती है। अपनी दादी को वो समझाने में असफल हो जाती है। लेकिन दादी कांता जो थी वो कहने लगती है कि ये भूत प्रेत के चक्कर में तुम पड़ो ही मत, तुम सारी जिंदगी इसके पीछे बर्बाद कर लोगे। और फिर इस तरह से ये बात आई गई हो जाती है। लेकिन रचना नहीं जानती थी कि आगे चल करके उसके साथ यही भूत बहुत बड़े बड़े कांड करने वाला था। लेकिन फिर जैसे ही थोड़ा वक्त गुजर जाता है तो फिर रचना जो है वो अपने कामकाज में व्यस्त हो जाती है। लेकिन रचना के मन में यही सारी बातें चल रही होती है। अब रचना जो है वो अपने मन में सोचने लग जाती है कि इस घर के अंदर उसका चचेरा भाई उज्जवल भी रहता है। ऐसा भी हो सकता है कि उज्जवल ही रात के समय में उसके कमरे में आया हो और ये सारी हरकतें उसी ने ही की हो। लेकिन दूसरे ही पल दोस्तों ये लड़की जो रचना होती है वो अपने मन में इस बात को भी सोचने लग जाती है कि कमरे के अंदर जो कमरे की कुंडी है वो तो अंदर से बंद होती है और उज्जवल जो है वो उस कमरे में कैसे
कैसे प्रवेश कर सकता है, इस तरीके के भी ख्याल जो थे वो रचना के मन में आते जाते रहते थे और इस तरह से पूरा दिन गुजर जाता है। और जो रचना होती है वो जैसे तैसे करके अपने मन को समझा चुकी थी। शाम के करीब 7 बजे के आसपास का वक्त हो जाता है। रचना जो थी वो अपने पूरे परिवार के लिए खाना तैयार कर रही होती है और उसी समय जो रचना होती है वो अपने भाई उज्जवल से कहती है कि उज्जवल, पास में ही एक दूध की डेयरी है और उस दूध के डेयरी पर एक प्रवीण नाम का जो चाचा जी होते हैं वो बैठते हैं और प्रवीण चाचा से जाकर के तुम 2 लीटर दूध आज खरीद करके लाओ। और फिर इसके बाद ये जो लड़का उज्जवल होता है ये बर्तन लेता है और फिर बर्तन लेने के बाद ये प्रवीण की दूध की डेयरी पर चला जाता है। प्रवीण चाचा से वो 2 लीटर दूध खरीद भी लेता है और फिर ये दूध खरीदने के बाद उज्जवल जो था वो फिर से घर पर वापस आ जाता है। इसके बाद तब तक रचना भी खाना तैयार कर चुकी होती है। रचना इसके बाद अपने भाई उज्जवल को खाना खिलाती है और फिर अपनी दादी कांता को भी खाना खिलाती है और खुद भी वो खाना खा चुकी होती है। रात के तकरीबन 9:30 बजे के आसपास का वक्त हो जाता है। जो दादी कांता होती है वो पूरे परिवार के लिए दूध गर्म करती है और फिर इसके बाद उज्जवल भी दूध पीता है और फिर उसकी पोती भी दूध पीती है और फिर से जो कांता देवी होती है वो अपनी पोती रचना को लेकर के अपने कमरे में लेट जाती है, जबकि दूसरे कमरे में उज्जवल जाकर के लेट जाता है। रात के तकरीबन 1 घंटे का वक्त गुजर जाने के बाद अब इस लड़की रचना को काफी ज्यादा गहरी नींद आ जाती है और साथ में इसकी दादी कांता को भी काफी ज्यादा गहरी नींद आ चुकी थी। और फिर से उसी समय रात के 11 साढ़े 11 बजे के आसपास दरवाजा अपने आप खुल जाता है। इस कमरे के अंदर फिर से एक भूत प्रवेश कर जाता है और फिर आज ये भूत जो था वो इस लड़की रचना के पास जाता है और फिर से वो रचना के साथ गलत काम करना शुरू कर देता है। आज भी ये भूत इस गलत काम को तब तक अंजाम देता है जब तक कि इस भूत का मन नहीं भर जाता है, जब तक कि इस भूत का मन खुश नहीं हो जाता है। और फिर जैसे ही इस भूत का ये सारा काम खत्म हो जाता है तो फिर ये भूत जो होता है वो कमरे से बाहर निकल जाता है और कमरे का दरवाजा फिर से बंद कर देता है और फिर अचानक से गायब हो जाता है। पूरी रात गुजर जाती है। सुबह के करीब 5:30 बजे के आसपास का वक्त हो जाता है। जो रचना होती है उसकी आज आंख तक नहीं खुली थी और ना ही रचना को इस बात के बारे में कुछ भी आभास तक हुआ था। लेकिन जो आज कांता देवी होती है उनकी आंखें जल्दी खुल जाती है और कांता ये देखती है कि उसकी पोती रचना के शरीर पर उस वक्त कोई भी कपड़ा नहीं था। उसके सारे कपड़े जो थे वो नीचे गिरे हुए पड़े थे। अब कांता अपनी पोती रचना को ऐसी हालत में देख करके काफी घबरा जाती है, काफी ज्यादा डर जाती है। कांता अपनी पोती रचना को उसी समय जगाना शुरू कर देती है। काफी समय गुजरने के बाद रचना की जो नींद होती है वो टूटती है और रचना की जैसे ही आंख खुलती है तो फिर रचना जो थी वो अपनी हालत को देख करके काफी ज्यादा घबरा गई थी। लेकिन दादी कांता रचना से कहने लगती है कि रचना, तुम ये सारे गलत काम खुद ही करती हो। तूने रात के समय में जानबूझ करके अपने कपड़े जो है वो अपने बदन से उतार दिए होंगे और दूसरी तरफ फेंक दिए होंगे। तो तू जो है वो तू इतने गंदे और घिनौने काम क्यों कर रही है? लेकिन रचना के पास इन सारी बातों का आज कोई जवाब था ही नहीं, तो वो क्या देती है। अब जो दादी थी वो अपनी पोती रचना को काफी देर तक डांटती है, फटकारती रह जाती है, यहाँ तक कि उसे गालियां तक देती है। लेकिन फिर भी रचना के पास किसी भी सवाल का कोई जवाब नहीं था। रचना जो थी वो अपनी दादी को सिर्फ एक ही बात कह रही थी कि रात के समय में उसके कमरे में उसके दादा रमेश का भूत आता है और वो ही उसके साथ गलत काम करता है और फिर गलत काम करने के बाद यहाँ से वो रफू चक्कर हो जाता है। लेकिन कांता जो दादी थी वो इन सारी बातों पर विश्वास नहीं कर रही थी। दादी कह रही थी कि तुम जो है वो हम सभी को डराने के लिए जानबूझकर ये सारे काम तू खुद ही कर रही है। और इस तरह से जो रचना होती है दोस्तों वो अपनी दादी के सामने मजबूर हो जाती है और फिर इस तरीके से 1-2 घंटे का वक्त गुजर जाता है। लेकिन रचना जो थी वो काफी परेशान और उदास थी। रचना भी अपने मन में सोचने लग जाती है कि शायद उसके साथ ये गलत काम कोई भूत प्रेत ही करता है और कभी ये सोचने लग जाती है कि ऐसा भी हो सकता है कि रात के समय उसके कमरे में कोई आता है और फिर उसके साथ ये गलत काम करके चला जाता है। और तीसरी बात ये भी हो सकती है कि जो रचना है वो अब अपने चचेरे भाई उज्जवल के बारे में भी इस बात को गंभीरता से उसको लेकर के भी सोचना शुरू कर देती है। जब रचना से ये सारी चीजें बर्दाश्त नहीं होती है तो फिर रचना अपने भाई उज्जवल के कमरे में जाती है और फिर वो उज्जवल से कहने लगती है कि उज्जवल, मुझे सच सच सारी बातें बता दो। क्या तुम रात के समय हमारे कमरे में आते हो? जैसे ही उज्जवल अपनी बहन रचना की इन बातों को सुनता है तो फिर उज्जवल को गुस्सा आ जाता है। उज्जवल जो है वो वहीं पर अपनी बहन रचना को डांटना फटकारना शुरू कर देता है। कहता है कि तू मेरी कलाई पर राखी बांधती है और तू मेरी सगी बहन से भी ऊपर है, तो मैं तुम्हारे साथ ऐसा गंदा और घिनौना काम बिल्कुल भी नहीं कर सकता हूँ। अब जैसे तैसे करके उज्जवल जो है वो किसी न किसी तरीके से अपनी बहन रचना को समझा देता है। रचना को भी ये बात कहीं ना कहीं समझ में आ जाती है। लेकिन रचना जो थी वो काफी उदास और परेशान रहने लग चुकी थी। अब तो हर रात ये रचना के साथ ये गंदा और घिनौना काम होना शुरू हो चुका था। हर रात उसके कमरे में भूत आता था, उसके साथ गलत काम करके वो चला जाता था। रचना जो थी वो इन सारी बातों को अब तक बर्दाश्त करती जा रही थी। दिन जो थे वो गुजरते ही जा रहे थे और फिर एक तारीख आ जाती है 25 फरवरी 2026 का दिन। आज के समय में रचना का जन्मदिन होता है।
और दोस्तों उसी समय इसकी दादी जो होती है वो अब अपने रचना के पास जाती है और रचना से कहती है कि रचना, आज तुम्हारा जन्मदिन है और तेरा जन्मदिन मैं धूमधाम तरीके से मनाऊंगी। मैं तुम्हारे लिए एक अच्छा सा महंगा सा फोन खरीद कर लाऊंगी। अब जैसे ही फोन की बात कही जाती है तो फिर उसी समय दोस्तों जो रचना होती है वो अपनी दादी से कहने लगती है कि दादी, हमारे घर के अंदर बहुत स्थिति ठीक नहीं है, तो तुम्हारे पास फोन खरीदने के लिए इतने पैसे कहाँ से आएंगे। अब दादी के पास इस बात का कोई जवाब नहीं होता है। जो दादी होती है वो बात को घुमा फिरा देती है। दादी कहने लगती है कि पिछले 1 साल से मैं तुम्हारे लिए पाई पाई करके पैसे जोड़ रही थी और आज मैं तुम्हारे लिए एक अच्छा सा फोन खरीद करके लाऊंगी क्योंकि आज तुम्हारा जन्मदिन है। और इस तरीके से दोस्तों अब जैसे ही 1 घंटे का वक्त गुजर जाता है तो फिर उसी समय जो दादी होती है वो काफी सारे पैसे लेकर के शहर में जाती है और शहर में जाकर के वो अपनी पोती रचना के लिए बहुत महंगा वाला फोन खरीदती है। और महंगा फोन खरीदने के बाद वो उसके लिए एक अच्छा सा केक भी खरीदती है, काफी अच्छे अच्छे गिफ्ट भी खरीद लिए जाते हैं। और ये सब खरीदने के बाद दोस्तों जो दादी होती है वो अब शाम के समय में अपने घर पर वापस लौट आ जाती है। शाम के तकरीबन 5 साढ़े 5 बजे का वक्त होता है। दादी जो थी वो अपनी पड़ोसन के घर पर चली जाती है और उसी समय रचना की एक सहेली जिसका नाम दोस्तों रिया होता है वो इसके घर पर आ जाती है। अब रचना और जो रिया थे ये दोनों गहरी दोस्त, गहरी सहेलियां थी। अब दोनों जो थी वो अपने अपने मन की बात एक दूसरे के साथ अक्सर ही शेयर किया करती थी। और इस तरह से जैसे ही दोनों सहेलियां बैठ करके बातचीत कर रही होती है तो उसी समय रचना जो है वो अपनी सहेली से कहने लगती है कि जानती है तू हर रात मेरे साथ गलत काम होता है। कोई मेरे घर में भूत प्रेत है और जो वो भूत प्रेत है वो कोई और नहीं है बल्कि वो मेरे दादाजी है और वो मेरे साथ हर रात गंदा और गलत काम करते हैं। अब रिया जो है वो अपनी सहेली रचना की किसी भी बात का विश्वास नहीं करती है। रिया हंसने लगती है, मुस्कुराने लगती है, कहती है कि तू भूत प्रेतों में कब से विश्वास रखने लगी। तेरा दादा रमेश जो था वो बहुत ही तुझे लाड और प्यार के साथ रखता था। उसने तुझे पाल पोस करके बड़ा किया था, तो वो सपने में भी तेरे साथ ऐसा कभी भूल से नहीं कर सकता है। ये सिर्फ तेरे मन का भ्रम है। अब जैसे ही ये बात रिया कह रही होती है तो रचना कहने लगती है कि तो फिर हमारे घर में ऐसा कौन है जो कि मेरे साथ ये गलत काम कर सकता है। तभी रिया कहने लगती है कि तुम्हारे घर में तुम्हारा चचेरा भाई उज्जवल भी तो रहता है। लेकिन तभी रचना कहने लगती है कि वो मुझे सगी बहन से भी बढ़कर मानता है, वो मेरे साथ ऐसा गलत काम हरगिज नहीं कर सकता है। अब दोस्तों जो रचना होती है वो अपनी सहेली रिया से कहने लगती है कि आज मेरा जन्मदिन है और जैसे ही हम दोनों मेरा जन्मदिन मना लेंगे तो फिर इसके बाद आज की रात तू मेरे साथ यहीं पर मेरे कमरे में लेट जाना और फिर उसके बाद देखती हूँ कि मेरे साथ होता क्या है। अब जैसे तैसे करके रचना अपनी सहेली रिया को इन सारे कामों के लिए मनाने में कामयाब हो जाती है और इस तरह से रात के तकरीबन 8 बजे के आसपास इस लड़की रचना का जन्मदिन जो है वो धूमधाम से मनाया जाता है। दादी अपनी पोती रचना को एक महंगा फोन भी दे चुकी होती है और इस तरह से रात के तकरीबन 9:30 बजे के आसपास का वक्त हो जाता है। पूरा परिवार खाना खाता है और खाना खाने के बाद सभी सदस्य दूध पीने के बाद कमरे में जाकर के लेट जाते हैं। एक कमरे में उज्जवल लेट जाता है, बाकी के 3 सदस्य जो थे वो जिनमें कांता, साथ में रचना और जो रिया होते हैं वो सब एक ही कमरे में लेट जाते हैं। और जैसे ही रात के करीब 11 बजे के आसपास का वक्त होता है तो आज भी वो भूत जो था वो कमरे के अंदर प्रवेश कर जाता है और फिर इसके बाद वो लड़की रचना के साथ गलत काम करता है। रचना के साथ तो ये गलत काम किया ही जाता है। आज तो इस लड़की रिया के भी साथ ये भूत जो है वो इसी गलत काम को अंजाम दे जाता है, लेकिन दोनों लड़कियों को पता तक नहीं चलता है क्योंकि दोनों लड़कियां जो थी वो बेहोश हो चुकी थी। दोनों लड़कियों को इतनी ज्यादा गहरी नींद आ चुकी थी कि इनको इस काम के बारे में आभास तक नहीं होता है। और जैसे ही पूरी रात गुजर जाती है तो फिर अगला दिन सुबह हो जाता है और सुबह के समय इन दोनों लड़कियों के शरीर पर कोई किसी प्रकार का कोई कपड़ा नहीं होता है। और जैसे ही रिया अपने शरीर को देखती है और रचना भी अपने नग्न शरीर को देखती है तो फिर दोनों काफी ज्यादा डर जाती है, काफी ज्यादा घबरा जाती है। तभी रिया रचना से कहने लगती है कि रचना जरूर ही हमारे दोनों के साथ रात के समय में गलत काम हुआ है। और इस तरह से अब रिया जो थी वो अपनी सहेली रचना से कहने लग जाती है कि चलो पुलिस थाने चलते हैं। लेकिन तभी दादी कहने लगती है कि अगर तुम लोग पुलिस स्टेशन में जाओगे तो तुम दोनों की काफी ज्यादा बदनामी हो जाएगी, तो तुम लोग पुलिस स्टेशन मत जाओ। लेकिन वहां पर रिया मानने को तैयार नहीं होती है। अब जैसे तैसे करके रिया जो थी वो अब रचना को लेकर के सीधे पुलिस स्टेशन पहुंच जाती है और पुलिस स्टेशन में पहुंचने के बाद वहां पर एक पुलिस दरोगा बैठा होता है जिसका नाम ईश्वर होता है। अब जो पुलिस दरोगा होते हैं उनको पूरी कहानी जो है वो शुरू से लेकर आखिर तक बताई जाती है। अब जो पुलिस दरोगा होते हैं वो इन दोनों लड़कियों से कहने लगते हैं कि देखो, भूत प्रेत का कोई चक्कर नहीं होता है, इस दुनिया में भूत प्रेत जैसा कुछ भी होता नहीं है। तुम्हारे घर के ही अंदर कोई व्यक्ति तुम्हारे साथ ये सारा गलत काम करा है। लेकिन तभी रिया कहने लगती है कि मेरी सहेली रचना के साथ पिछले 1 महीने के साथ से लगातार ये सब कुछ हो रहा है।
और रात के समय जब मैं कल इसके साथ सो गई तो फिर मेरे साथ भी ये गलत काम हुआ है। अब इस तरह से जो पुलिस दरोगा होते हैं दोस्तों, वो दोनों लड़कियों को सांत्वना देते हैं, तसल्ली देते हैं और कहते हैं कि आज की रात हम सिविल यूनिफॉर्म में तुम्हारे घर पर पहरा देंगे और फिर देखते हैं कि आगे होता क्या है। लेकिन ये पुलिस दरोगा इन दोनों लड़कियों से कहता है कि लेकिन इस बात के बारे में किसी को कानो कान खबर तक नहीं होनी चाहिए। और इस तरह से अब जो रचना और जो रिया थे वो इस पुलिस स्टेशन से बाहर निकल जाती है और फिर अपने घर की ओर लौट जाते हैं। आखिरकार रात के तकरीबन 8:30-9 बजे के आसपास का वक्त हो जाता है। दादी जो थी वो हर रोज की तरह एक गिलास दूध को अपने पोते उज्जवल को पिलाती है और एक गिलास दूध अपनी पोती रचना को पिला देती है। और इस तरह से रात के तकरीबन 11 बजे के आसपास जो दादी होती है वो अपनी पोती रचना को लेकर के जाकर कमरे में लेट जाती है, जबकि दूसरे कमरे में उज्जवल भी गहरी नींद में सो जाता है। अब रात के तकरीबन 11:30 बजे के आसपास का वक्त हो जाता है। उसी समय एक अनजान व्यक्ति जो था वो अब कांता के घर के दरवाजे पर दस्तक देता है। कांता जो है वो उसी समय घर का दरवाजा खोलती है और फिर उस अनजान व्यक्ति को अपने लेकर के घर के अंदर प्रवेश कर जाती है। लेकिन जो पुलिस होती है वो उसी समय घर की पुलिस जो है वो कांता के घर के अंदर प्रवेश कर जाती है। 2-3 सिपाही होते हैं और साथ में जो हेड कांस्टेबल होते हैं दोस्तों, वो भी वहां साथ में ही गया हुआ था। और अब दोस्तों इस तरीके से जो पुलिस होती है अब उस अनजान व्यक्ति को मौके पर ही दबोच लेती है। वो अनजान व्यक्ति कोई और नहीं होता है दोस्तों, बल्कि दूध की डेयरी का मालिक परवीन सिंह होता है। और इस तरह से परवीन सिंह की मौके पर वहीं पर पुलिस जो है वो जमकर पिटाई कर देती है। और जैसे ही परवीन की पिटाई की जाती है तो परवीन अब तोते की तरह बोलना शुरू कर देता है। परवीन जो है वो पुलिस को बताता है कि जो ये कांता देवी है उसने मुझसे 2 लाख रुपए लिए थे और बदले में उसने मुझे अपनी पोती रचना का सौदा मेरे साथ किया था। अब जो कांता होती है वो खुद मुझसे यही बोली थी कि तुम हर रात मेरी पोती के साथ गुजार सकते हो। और इस तरह से मैंने कांता को 2 लाख रुपए देकर रात के समय रचना के साथ वक्त गुजारा है। और फिर इसके बाद परवीन जो है वो पुलिस को ये भी बताता है कि कांता जो है वो अपनी रात के समय पोते उज्जवल और रचना को दूध पिलाया करती थी और उस दूध के अंदर वो नींद की गोलियां मिलाया करती थी, और जिसकी वजह से पोता उज्जवल भी गहरी नींद में सो जाता था और इसकी पोती रचना भी गहरी नींद में सो जाती थी। और मैं रात के समय इसके घर पर आता था। कांता खुद ही घर का दरवाजा खोलती थी और फिर इसके बाद मैं इसकी पोती रचना के साथ अपना वक्त गुजारा करता था। और इस तरह से पुलिस जो है वो अब उसी समय पुलिस जो है वो कांता को भी गिरफ्तार कर लेती है। अब इन दोनों को ही गिरफ्तार करने के बाद पुलिस स्टेशन में लाया जाता है। दोनों के खिलाफ चार्जशीट दायर कर ली जाती है। अब दोस्तों इस तरीके से लड़की जो रिया होती है और जो रचना होती है, उन दोनों की सूझबूझ और हिम्मत की वजह से कांता देवी और ये दूध की डेयरी का मालिक परवीन जो है वो दोनों ही पकड़े जाते हैं। दोस्तों इस पूरे घटनाक्रम को सुनाने का मेरा उद्देश्य किसी का दिल दुखाना नहीं था, बल्कि आपको जागरूक करना था, आपको सावधान करना था।